तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आरसीबी केकेआर का इनॉग्रल मैच, इंडिया का त्यौहार शुरू हुआ है। आईपीएल 22 मार्च से किक स्टार्ट किया है। बहुत ही अच्छे मैच से वन साइडेड मैच हराया है आरसीबी ने केकेआर को। और सबसे बड़ी कहानी है इसमें ये बन के निकली है कि बॉलिंग में आरसीबी को मिले नए सुपरस्टार्स, बैटिंग में उनके पास सुपरस्टार्स हमेशा से थे, लेकिन एक मिला है इनको न्यू फाउंड प्लेयर फिल सॉल्ट। दूसरी बात, बॉलिंग की बात करें, कृणाल पांड्या एक अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया इस मैच में और बहुत ज़्यादा अपनी होप्स को हाई किया है आरसीबी के टाउन्स में। अगर हम बात करें कि इस साल कप नमदे वाली जो बात है, कृणाल पांड्या उसको पूरा करवा सकते हैं क्या, जिस तरीके से उन्होंने पहला मैच खेला है। आई थिंक बहुत ज़्यादा होप्स दे रहे हैं उनको। दूसरी बात, जॉर्ज हेजलवुड की बात करेंगे। हेजलवुड जो करते आए हैं हम उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे नीचे। और लेकिन एक और कहानी ये भी है कि हेजलवुड जो शुरुआत में जो उन्होंने अच्छे ओवर्स फेंके हैं, जो शुरुआत में 2 ओवर्स उन्होंने 8 रन दे के दिए हैं, एक विकेट भी वहाँ पे लिया है, तो आई थिंक हेजलवुड एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बन के निकले हैं। और इनको मिस किया शायद पिछले कुछ सालों में, आपने देखा हो तो रॉकी फर्ग्यूसन खेले, दूसरे बॉलर्स खेले, लेकिन मिस किया इन्होंने। तो पार्नेल भी खेल गया लेकिन मिस किया हेजलवुड को। तो वो एक कहानी थी। तो इस सीजन में कम से कम दिखाई दे रहे हैं हेजलवुड उनके पास में, और इसलिए उम्मीद रखेंगे आरसीबी फैंस के ऊपर रहेंगे। वो एक चीज़। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेकंड हाफ जो 2024 का था आईपीएल का, जहाँ पे आरसीबी को 7 जीत चाहिए थी, लगातार 6 से 7 मैच उनको लगातार जीतने थे वहाँ से, और उन्होंने लगातार जीत के दिखाए थे। तो उसी फॉर्म को ऑलमोस्ट कंटिन्यू किया यहाँ पे। शुरुआत से विराट कोहली ने जो तोड़ना शुरू किया है, जो पिछले आईपीएल में फाफ डू प्लेसी के साथ में वो कर रहे थे, यहाँ पे फिल सॉल्ट के साथ में उन्होंने उस चीज़ को किया है। अब एक और चीज़ क्या है फिल सॉल्ट के आने से, कि फिल सॉल्ट और फाफ डू प्लेसी में एक अंतर है। फाफ डू प्लेसी थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद कंसोलिडेट करके मारते हैं, पर फिल सॉल्ट जो है वो शुरुआत से पहली बॉल से मारना जानते हैं। तो वो जो हेल्प कर रहा है इनको, आरसीबी को और कोहली को, जो लिबरेट कर रहा है एक तरीके से कि आप अपना गेम खेलो अपने हिसाब से। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव साइन इनके लिए है। दूसरी बात ये भी है कि फिल सॉल्ट जो है ऐसी कंडीशंस में, चिन्ना स्वामी की आप बात करिए, आप कोलकाता की बात कीजिए, आप वानखेड़े की बात कीजिए, इनको यहाँ पे सूट करेगी कंडीशंस जब बैटिंग की बात होती है। तो यहाँ पे रन बनाने निकलेंगे, तो अच्छा साइन इनके लिए भी है। दूसरी बात, अगर हम आए कि शुरुआत में क्या हुआ, तो पहली बात तो शुरुआत में आप पिक्चर से भी देख सकते हैं कि विराट कोहली को फेलिसिटेट किया गया कि 18 साल उन्होंने लगातार एक फ्रेंचाइजी के लिए खेला है, 18 साल का हो गया आईपीएल, बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया है। तो वो जो एक कहानी है, उसके बाद फेलिसिटेशन हुआ कोहली का, और उसके बाद उन्होंने डांस भी किया, जो कि झूम में जो पठान गाना है शाहरुख खान का। तो आई थिंक उस टाइम पे अच्छा लगा देख के बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कोहली को डांस करते हुए कहाँ देखते हैं उतना, या तो उसके लिए आपको ट्रॉफी जीतनी पड़ती है, और या फिर आप शायद किसी शादी में या कोई फंक्शन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई थी, तो अच्छा एक मज़ा आया देख के मैच के पहले। उसके बाद टॉस पे आते हैं। टॉस जीता आरसीबी ने, चूज़ किया बॉल फर्स्ट। अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उनको शायद लगा होगा यहाँ पे कि शुरुआत में, क्योंकि अंडर द कवर्स रहा है विकेट, तो पिच की अगर बात करें हम, तो पिच का ये था कि अंडर द कवर्स रहा था, और ऐसे में क्या है कि जब निकलती है वापस से, जब उसका कवर हटता है, तो ऐसे में थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है उसके अंदर। तो ऐसे में शुरुआत में आपको सीम दिख सकती है विकेट पे। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे बाउंस मिला, क्योंकि जो विकेट था थोड़ा सा, आप कह सकते हैं थोड़े से मॉइस्चर की वजह से थोड़ा सा सेट हो गया था। मतलब ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो विकेट डैम्प हो जाता है, उसमें उतना बाउंस नहीं होता, लेकिन जब थोड़ा उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है तो बॉल सही बाउंस लेता है। तो वो एक चीज़ हुई थी इस पिच पे। दूसरी बात ये भी है कि इस वजह से उनको बाउंस भी मिला, सीम भी मिला, और ऐसे में क्या है ना, जैसे ही वो मॉइस्चर हट जाता है थोड़ा टाइम के साथ में, तो जो स्टिकी जो पार्ट होता है ना विकेट का, वो अपना धीरे धीरे नेचर खोता है और विकेट स्लो होता जाता है। तो ऐसे में आई थिंक यहाँ पे जो जो स्पिन को मदद मिलनी थी आगे जाके, वो चीज़ प्रिडिक्ट की थी आरसीबी ने पहले से, और इसी वजह से उन्होंने बॉलिंग चूज़ की। अगर आपने एक और चीज़ देखी हो, फिर जो सेकंड पार्ट ऑफ द इनिंग्स थी केकेआर की बैटिंग की, तो वहाँ पे फिर जब जिस तरीके से कृणाल पंड्या ने, सुरेश शर्मा ने, लिविंगस्टन ने बॉल को टर्न भी कराया, तो आई थिंक वहाँ पे दिखा है कि विकेट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाना था सेकंड, जाते जाते स्लोअर होता जाता इनिंग्स में। दूसरी बात, सेकंड इनिंग्स में भी ये चीज़ होती, लेकिन पावर प्ले में क्या है कि अगर आप पावर प्ले में उसको अच्छे से, जो आपको 6 ओवर्स मिलते हैं, अगर उसको अच्छे से यूज़ करते हैं, आप बड़ा स्कोर बना देते हैं, तो आपके लिए विकेट्स ईजी हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास विकेट्स इन हैंड भी होते हैं। पिच आपको कंपेरेटिवली क्या है, तो आप डीमंस लेके नहीं आ पाता, क्योंकि आपको रन ही बहुत कम चाहिए, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और इसी वजह से हम रोहित शर्मा की जो तारीफ करते हैं इतने टाइम में, रोहित शर्मा भी दुबई में सेम चीज़ कर रहे थे, और साथ ही में इंडिया के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ की है कि पावर प्ले में बहुत बार उन्होंने ऊपर से ही स्टार्ट करते थे। श्रीलंका में जब गए थे, वहाँ भी काइंड ऑफ ऐसे विकेट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने पावर प्ले में बहुत रन मारे, और उसके बाद इंडियन टीम को थोड़ी सी हेल्प की, लेकिन इंडियन टीम खत्म नहीं कर पाई उसको बहुत बार। तो ऐसे में इसीलिए पावर प्ले का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे मैचेस में, जहाँ पे विकेट थोड़ा सा पकड़ता है बॉल को। वो एक कहानी है। उसके बाद टॉस की बात करें, पाटीदार ने टॉस जीता। प्लेइंग 11 की अगर बात करें, तो ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेड लाइन्स पे 11 था, सुरेश शर्मा खेल गए। एक दूसरी बात ये भी था कि भुवनेश्वर कुमार इस मैच में नहीं दिखाई दी, इंजरी कंसर्न उनका कहा जा रहा है कि इंजरी कंसर्न था उनका। अब बात ये कि इंजरी कंसर्न था, मैं समझता हूँ भुवनेश्वर कुमार मेरे हिसाब से इस 11 में कभी भी खेलते हुए दिखते हैं, पर बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर भुवनेश्वर कुमार आएंगे तो रिप्लेस किसको करेंगे, क्या यश दयाल को रिप्लेस करेंगे वो, क्या सुरेश शर्मा को रिप्लेस करेंगे वो, क्योंकि आई थिंक जो इनका प्लान दिखा है इस मैच में कि पडिक्कल नंबर 3 पे आए हैं, तो 8 तक इनके पास बैटिंग है, तो 8 तक बैटिंग को क्या ये थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे उस चीज़ से, क्योंकि पंड्या आपके पास 8 पे आ रहा है,
तो अगर आप भुवनेश्वर को लाते हैं तो क्या आप बैटर कम करेंगे कि आप यश दयाल को बाहर बिठाएंगे, सुरेश शर्मा को बाहर बिठाएंगे और एक बॉलर की जगह ही बॉलर को लेके आएंगे? तो ये क्वेश्चन रहेगा मेरे हिसाब से, इसको आंसर करना होगा और शायद मज़ा आएगा देख के कि क्या होगा। पहली बात तो ये है कि आरसीबी, अगर आप बात करते हैं, दोनों ही अपने फॉर्म्स में, बैटिंग में, बॉलिंग में बहुत अच्छा 11 उन्होंने उतारा है। 8 उनके पास 8 देखा जाए तो बैटिंग ऑप्शंस थे, 6 उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस थे। तो ऐसे में आई थिंक आरसीबी ने अच्छा काम किया। दूसरी बात ये भी है कि पडिक्कल क्यों? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पडिक्कल या तो एज एन ओपनर खेल सकते हैं या तो नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि पडिक्कल आई थिंक व्हेन इट कम्स टू टी20s उनका स्ट्राइक रेट 120-123 के आसपास है। अब कहानी ये है कि पडिक्कल या तो ओपन कर लें, और पडिक्कल नंबर 3 पे क्या कर सकते हैं, आई हैव अ सीरियस डाउट, क्योंकि आपके पास में मनोज भंडगे भी हैं, आपके पास में स्वास्तिक चिकारा भी है। नंबर 3 पे गुड इनफ बैटर्स है व्हेन इट कम्स टू चिन्नास्वामीज कंडीशंस, व्हेन इट कम्स टू आरसीबीज टेम्पलेट जो कि तेज खेलने वाला है। तो ऐसे में आई थिंक स्वास्तिक चिकारा आपको बहुत अच्छा काम करके दे सकते हैं। दूसरी बात, मनोज भंडगे की बात कर सकते हैं कि आप नंबर 3 पे पाटीदार को बुला के, या आप नंबर 3 पे इवन कृणाल पांड्या को बुला के आप भंडगे को नंबर 7-8 के लिए रख सकते हैं। तो ऐसे में आई थिंक जो आपको फिनिशिंग भी एंगल मनोज भंडगे दे सकते हैं वो बहुत अलग है जो कि पडिक्कल आपको ऑफर करेंगे उससे, क्योंकि पडिक्कल आपको कुछ ऑफर शायद नहीं कर रहे हैं नंबर 3 पे। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद पिच की मैंने ऑलरेडी बात की कि शुरुआत में बाउंस था, और हेजलवुड ने जिस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया है, तो शुरुआत में क्विंटन डीकॉक बहुत परेशान दिखाई भी दिए इसी वजह से। और एक और चीज़ ये भी है, एक बार स्कोर कार्ड देखते सबसे पहले कि क्या इनका स्कोर कार्ड रहा है, क्या रन किसने बनाए हैं। डीकॉक 4 रन बना के आउट हुए, नारायण ने 44 बनाए, 56 रहाणे ने बनाए, अच्छी इनिंग्स थी। 6 रन बना के आउट हुए वेंकटेश अय्यर, अंकुश रघुवंशी 30 रन, 12 रन स्विंकू के बल्ले से आए, बाकी सबके सिंगल डिजिट स्कोर हैं। तो अगर बॉलिंग की बात करें, हेजलवुड ने 4 ओवर्स में दिए सिर्फ 22 रन और लिए 2 विकेट्स। यश दयाल ने 3 ओवर्स में 25 रन और 1 विकेट। रसिक सलाम डार ने 3 ओवर्स में दिए 35 रन, लिया 1 विकेट। और कृणाल पांड्या जो कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे, उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। उन्होंने 4 ओवर्स फेंके, 29 रन दिए और 3 विकेट्स लिए। सुरेश शर्मा ने 4 ओवर्स फेंके, 47 रन दिए, 1 विकेट लिया। और लिविंगस्टन ने भी अच्छी किफायती बॉलिंग की, 2 ओवर्स में 14 रन दिए। अब एक और चीज़ ये थी इस मैच की कि पहली बात तो ये विराट कोहली का 400वां टी20 मैच था, तो एक उनके लिए एक अंदर से रिस्पेक्ट और आती है कि इतना सीनियर प्लेयर लगातार और खुद को चेंज करता रहता है हर एक साल के साथ में, हर एक गेम के साथ में। तो एक बहुत बड़ी कहानी है, उनके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आते हैं कि क्यूडी के जो है क्विंटन डीकॉक जो है, बात ये है कि ये बहुत टाइम से नेशनल क्रिकेट अब नहीं खेलते, तो लगातार वो जो कहते हैं ना कि एक प्रैक्टिस होती है इंसान को, कि मैच प्रैक्टिस लगातार मिल रही होती है उसको, अब सब लीग गेम्स खेलते हैं। इनकी फिटनेस मेरे साथ थोड़ी सी कंसर्निंग है, क्योंकि इनका वेट भी थोड़ा सा बढ़ चुका है मुझे लग रहा है। दूसरी बात ये कि क्विंटन डीकॉक इज नॉट इन दैट फॉर्म एंड टच, तो ऐसे में आई थिंक जो काम उम्मीद करी कि क्या उनसे क्या वो कर पाएंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और इसलिए जब मैंने अपना प्रोबेबल 11 बनाया था अपने स्पॉट एनालिसिस वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने गुरबाज को इस तरह रखा था, क्योंकि मुझे उम्मीद इनसे नहीं थी कि उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। चलो एक मैच को आप माफ़ कर सकते हैं हर एक प्लेयर को जिसने आज अच्छा नहीं किया, क्योंकि एक दो मैचेस तो इंसान को लग जाते हैं कम से कम थोड़ा टाइम लेने के लिए, सल्व करने के लिए उस प्रेशर में या उस इवेंट के। तो ऐसे में क्विंटन डीकॉक को देखना होगा आने वाले टाइम में वो क्या करते हैं। बाकी नारायण पे आते हैं, नारायण भी सेम आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच दिखाई दिए शुरुआत में, कंडीशंस भी डिफिकल्ट थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपना गेम देखा, समझा, उसके बाद रहाणे ने जिस तरीके से उनको लिबरेट किया कि वो भी उनको थोड़ा सा फ्रीडम मिल गई वहाँ पे, तो ऐसे में आई थिंक नारायण भी अपना थोड़ा सा लॉस्ट जो रीगेन किया टच को अपना, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि नारायण ने भी आखिरी में आके अच्छे से एक्सेलरेट किया जिसकी वजह से केकेआर को हेल्प हुई है, तो वो भी कहानी है। उसके बाद रहाणे के गेम पे आते हैं। रहाणे का जो गेम बदला है, बहुत लोग सरप्राइज होते हैं कि रहाणे इतना तेज कैसे खेल रहे हैं। मेरी और दोस्तों से बात हुई, वो भी ये कह रहे हैं कि यार रहाणे के बारे में क्या कहेंगे। यार बात ये कि रहाणे 2023 में जब सीएसके ने उनको पिक किया था और उनको किसी ने खरीदा नहीं था, उस टाइम पे रहाणे का टर्न अराउंड हुआ है। उसके पहले उसका रीज़न क्या है, रहाणे पहली बात तो लिमिटेड ओवर सेटअप में थे ही नहीं इंडिया के, दूसरी बात यह है कि टेस्ट से भी ड्रॉप हो चुके थे, तो इनके पास ना सबसे पहले बात तो एक दो काम करने की चीज़ें थी। बात ये थी कि इन्होंने अपने हेड को बहुत स्टेबल किया है, इनका हेड बहुत स्टेबल रहता है अब। दूसरी बात यह है कि इनका जो, अगर ये अपने स्टांस में खड़े होते हैं, इनका स्टांस पहले थोड़ा सा ओपन हुआ करता था ज़्यादा, अब थोड़ा सा कम ओपन है, अब उतना चौड़ा होकर नहीं खड़े होते हैं स्टांस में। दूसरी बात ये भी है कि इनका जो बैट है, इनका बैट बहुत ऊपर रहता था पहले, अब इनका बैट भी नीचे आ गया है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत बार आप ना टाइम ले लेते हैं थोड़ा सा नीचे बल्ले को लाने में, ये कह लें कि टाइमिंग करने में ना आपको थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है वो, क्योंकि बैट नीचे से आता है तो उसको उस टाइमिंग को जज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इनका बैट भी नीचे हो गया है, तो ये कुछ कहानियाँ इनकी है, बहुत स्टेबल हेड रख रहे हैं, जिसकी वजह से आई थिंक पावर भी जनरेट कर पा रहे हैं, नीचे बैट रहता है, एक्सप्लोसिव पावर जनरेट करते हैं और शॉट्स मारते हैं। तो रहाणे का गेम इसलिए बहुत अच्छा दिख रहा है। दूसरी बात स्टेबल हेड आया है, देख के मजा आया, कुछ शॉट्स, पिकअप शॉट्स, क्या बेहतरीन शॉट्स मारे, तो बिल्कुल रहाणे ने भी मजा डाला गेम में, कैप्टन से डिजर्व करते थे, मिली भी उनको। अब उस पर आते हैं वेंकटेश अय्यर पे। कृणाल पांड्या ने इनको सेटअप किया थोड़ा सा, पहली बात तो इनको थोड़ा सा बाउंसर फेंकी कृणाल पांड्या। पहली बात तो ये कि इनके बारे में बात करेंगे अच्छे से, वरना मैं कृणाल पांड्या की तारीफें करने में निकल जाऊंगा। लेकिन एक और चीज़ क्या है, वेंकटेश अय्यर को इन्होंने एक बाउंसर फेंकी पहले, बहुत तेज थी। वेंकटेश अय्यर सरप्राइज थे, हेलमेट नहीं था और उम्मीद शायद नहीं कर रहे कृणाल पांड्या उनको बाउंसर फेंकेंगे।
उसके बाद कृणाल पांड्या ने फिर से एक तेज़ बॉल फेंकी जो कि गुड लेंथ से थोड़ी सी पीछे थी, और बॉल पे वो हुए बोल्ड। वेंकटेश अय्यर ने उस शॉट को मारना चाहा अपनी सिर्फ हाथों के पावर से कि मैं बैट से मार दूंगा, सिर्फ हाथों के बल से मार दूंगा, लेकिन उनका फीट मूवमेंट नहीं था। तो वो रहा उनके विकेट की वजह, और आई थिंक ऐसे में आप इसलिए तारीफ करते हैं कृणाल पांड्या के क्लेवर होने की। उसके बाद रिंकू सिंह की बात करते हैं, उनका भी सेम ऑलमोस्ट नो फीट मूवमेंट रहा, और वही तेज़ बॉल इतनी थी कि आप ना बहुत बार शायद कुछ एक दो मैचेस में समझने में लग जाता है आपको कि कैसे फीट मूव करेंगे किसी भी टूर्नामेंट में, और आई थिंक ऐसे में वो चीज़ हो सकती है। बाकी आंड्रे रसेल को केकेआर फैंस अगर कोई इफ़ दे आर इन द हाउस, उनको प्लीज़ गाली दीजिएगा आप, क्योंकि वो छक्के की बॉल नहीं थी उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने स्लॉक कर दिया बॉल को, और बॉल पीछे पिच हुई है, आपने ना गुगली पड़ी है, आपने बस बल्ला घुमा दिया कि मुझे तो मारना है। तो ऐसा थोड़ी क्रिकेट चलता है यार। दूसरी बात ये कि आंड्रे रसेल की एक और बात कर रहे हैं कि इनके फिटनेस से मुझे अभी सीरियस डाउट्स लग रहे हैं, ये बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं, आई हैव माई डाउट्स। एक और चीज़ ये भी है, इनका मुश्किल से 1 या 2 साल का लीग क्रिकेट और बाकी है व्हेन इट कम्स टू आईपीएल। उसके बाद में आई डोंट थिंक कि इनको कोई ज़्यादा इनको खिलाने वाला है मैचेस, क्योंकि ये सीरियसनेस दिखाते ही नहीं। अगर आपको ऊपर बैटिंग करवाई है, सूर्य शर्मा की 3 बॉल्स बाकी थी, आप 3 बॉल खेलते आराम से, उन्होंने विकेट लिया है अभी बस। अब विकेट उन्होंने नहीं लिया, लेकिन स्पिन को मदद मिल रही है वहाँ पे, और ऐसे में आई थिंक आपको 3 बॉल निकालनी थी, उसके बाद आप आराम से मारते। लिविंगस्टन को आप यहाँ पे मार सकते थे बेटर तरीके से, क्योंकि सूर्य शर्मा तेजी से बॉल को टर्न कराते हैं, बट लिविंगस्टन आपको थोड़ा सा स्लो टर्न देते हैं, तो उनको आप तब भी मार सकते थे छोटे ग्राउंड पे। तो पता नहीं ये चीज़ क्यों नहीं की रसेल को, आई थिंक ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, इतने सीनियर प्लेयर हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि कोलकाता को आने वाले मैचेस में स्पिन की जरूरत रहेगी। 174 रन उन्होंने आज बनाए हैं, और आई थिंक जो उनकी बॉलिंग भी थी, स्कोर बहुत कम था उनका, लेकिन आई थिंक आने वाले मैचेस में जो कोलकाता में कंडीशंस दिख रही है, तो यहाँ पे आपको शायद आने वाले टाइम में भी ऐसा दिखेगा कि स्पिन बॉल होगी, बॉल रुक के हमेशा हिस्टोरिकली आती रही है कोलकाता में, तो हो सकता है कि आपको सिमिलर पिचेस वापस से दिखाई दें। तो ऐसे में क्या मार्कंडे और अनुकूल रॉय या मोइन अली में से कोई आपको दिख सकता है आपके 11 में, ये रहेगा क्वेश्चन। और मोइन अली अगर दिखते हैं तो क्या क्यूडीके की जगह आएंगे, क्विंटन डिकॉक की जगह, या फिर किसी और की जगह आएंगे, ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ये भी है कि फर्स्ट मैच जो है आपको माफ़ करना पड़ेगा टीम्स को, कि वो जैसा भी कर रहे हैं अपने कॉम्बिनेशन को बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में वो बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाह रहे हैं, नहीं रख पाए अनफॉर्चुनेटली, बहुत प्लेयर्स ने अच्छा नहीं किया, लेकिन आई थिंक आपको 2-3 मैचेस लगते हैं, तो इसलिए चलता है। बाकी जो इनका मैच ये हारे हैं, वो हारे हैं सेकंड पार्ट में जाके, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ द इनिंग्स अगर आप देखें, कोलकाता की 10 ओवर्स में 107 रन इनके थे, और सेकंड पार्ट जो नेक्स्ट 10 ओवर्स रहे इनके, वहाँ पे इन्होंने 67 रन बनाए हैं सिर्फ, और विकेट्स गिरे इनके 7। तो यहाँ पे ये मैच पूरा हार गए हैं, क्योंकि बेटर बैटिंग हो सकती थी। आप कह सकते हैं कि विकेट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि आप 67 रन ही बनाते, खड़े होते थोड़ा टाइम लेके समझते विकेट क्या है। और वेंकटेश अय्यर और रिंकू एकदम से एक्सपोज हुए, 2 विकेट साथ में गिर गए। आई थिंक वहाँ पे बहुत सारी टीम्स गिरती हैं, तो उस चीज़ को काबू करना था। रहाणे भी खराब शॉट मार के आउट हो गए, तो आई थिंक ऐसे में उनको लंबा लेके जाना था इस मैच को। उसके बाद हेजलवुड की बात करते हैं, बॉलिंग पे बात करते हैं, आरसीबी की मेनली क्या रही है। अब हेजलवुड की गुड बाउंस एंड सीम जो कि वो हमेशा ही करते आए हैं, उनकी तो एक आदत है कि उनको आप आंख पे पट्टी बांध दो, उनको बोलो बॉलिंग करना है, वो तभी भी वही टप्पा पकड़ेंगे। नींद में बॉलिंग कराओ, उनको पता है मेरा टप्पा कहाँ पे है। तो बिल्कुल इतने सीखे परखे हुए बोल रहे हैं कि आप इनको हमेशा किसी फॉर्मेट में बाहर नहीं कर सकते, तो वो इनकी कहानी है बिल्कुल। उसके बाद इनिशियल कैप्टनसी की बात करें रजत पाटीदार की, तो इनिशियल कैप्टनसी में मुझे थोड़ी सी दिक्कत ज़रा लगी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि पहली बात तो नया कैप्टन है। एक और चीज़ ये भी है कि आप ना आजकल बहुत ज़्यादा डेटा पे बिलीव करते हैं, डेटा के हिसाब से चलो, या फिर जो बाहर से टीम बताती है वो करना चाहिए, और कुछ मैच से पहले प्लान्स बनते हैं कि ये हमको करना है, ये ऐसा एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो बहुत से कैप्टन्स, बहुत से प्लेयर्स, बहुत से कोचेस अब उस पर रिलाई करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि आप मैच में जब जाते हैं तो आपको उधर ही डिसीजन लेना पड़ता है कि इसको कैसे हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैच सिचुएशन, क्योंकि हमको जीतना है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 ओवर्स फेंके गए, और 3 ओवर्स में यश दयाल ने दिया 1 रन, हेजलवुड ने दिए 8 रन, तो मुश्किल से शायद 10 से 11 रन रहे होंगे 3 ओवर्स के बाद, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन यश दयाल ने 1 ओवर में 1 रन दिया है, इन्होंने उनको दूसरा ओवर दिया ही नहीं। अगर यश दयाल वहाँ पे 1 और ओवर फेंकते तो शायद थोड़ा कंट्रोल आपको और देते, और ऐसे में जो पार्टनरशिप आपने रहाणे और नारायण को फ्रीडम दे दी कि आप बना सकते रन रसिक सलाम डार को ला के, तो आई थिंक वहाँ से आप मैच हार भी सकते थे। तो आने वाले मैचेस में वो चीज़ आप ना करें, और इसको मैंने लाइव में भी, मीटिंग्स लाइव में मैंने अच्छे से बात की थी इस बारे में, आप देख सकते हैं उसको। तो एक और चीज़ ये है ना कि आप ये जो चीज़ कर रहे थे, ये आपको आने वाले मैचेस में जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस और होंगे, शायद हो सकता है कि आपको वापस अपनी गलती को सही करने का मौका ना मिले। यहाँ आप बच गए, शायद वहाँ पे आप ना बच पाएँ, वो भी एक चीज़ है। तो इसी में मुझे लगा कि कभी कभी आपको पहले से कही हुई चीज़ कि यही फील्डिंग रखना है, यही बॉलर्स आनी चाहिए, उसको कभी कभी आपको चेंज करना पड़ता है। तो यश दयाल आई थिंक अगर वो काम करते, रसिक सलाम डार न्यू बॉल से बॉलिंग उतनी नहीं करते हैं, मोर ऑफ अ फर्स्ट चेंज बॉलर हैं, लेकिन 5 ओवर फेंक सकते हैं, ये सिर्फ चौथे ओवर में ले आए उनको, आई थिंक 6ठा ओवर फेंक सकते थे वो। तो वो एक कहानी है जो कि इनको शायद अवॉइड कर सकते थे। बाकी ठीक है, एंड में जीत के। दूसरी बात ये भी है, मैं पाटीदार की कैप्टनसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी कैप्टनसी की तारीफ करने वाला हूँ सिंपली, क्योंकि जिस तरीके से टर्न अराउंड हुआ है मैच में, आई थिंक पाटीदार की कैप्टनसी का ज़्यादा रोल रहेगा उसमें। और एक और चीज़ ये भी है कि पाटीदार
कि अगर आप बात करते हैं तो स्मैट में एमपी की उन्होंने कप्तानी की है। अब बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बहुत सीनियर प्लेयर नहीं है उस तरीके से कि कैप्टनसी इतनी उनके उनके अंडर इज बेल्ट है। तो ऐसे में आई थिंक कैप्टनसी इतने बड़े लेवल पे आके पहले ही मैच में जिस तरीके का उन्होंने एनर्जी दिखाई, जिस तरीके का उन्होंने कंपोजर दिखाया है, कामनेस हमेशा इनके अंदर दिखती ही है। तो ऐसे में आई थिंक जो उन्होंने दिखाया है कि मैं क्या कर सकता हूँ आने वाले टाइम में, ये टीम दिख रही है कुछ करने आई है और ये टीम डराने आई है बाकी सब प्लेयर्स को। तो ऐसे में आई थिंक जो पाटीदार कर रहे हैं, चीज़ ये है ना कि उन्होंने जिस तरीके से आप देख लें कि सूर्य शर्मा के ओवर्स फिकवाए, 3 ओवर्स में 41 रन उन्होंने दिए थे। उसके बाद रसेल वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है उनके आगे सूर्य शर्मा को लगा दिया इन्होंने। मतलब आपको पता है कि इस बॉलर का रोल आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इस बॉलर ने अच्छा नहीं किया, तभी आपने चौथा ओवर दे दिया रसेल के सामने उनको कि आपका दिन खराब है, आप कोशिश करो। तो यहाँ पे आप क्या है ना, आप उनको बना रहे हैं कि सूर्य शर्मा अब आप हमारे इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो, तो ऐसे में आप आओ, विकेट लो, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ आपके पीछे। तो ये एक बहुत बड़ी कप्तान की एक मेरे हिसाब से एक ये ट्रेड होना चाहिए उसके अंदर, जो कि पाटीदार के अंदर दिखाई दिया है। दूसरी बात ये भी है कि आप अगर एक और चीज़ देखें, लिविंगस्टन जब 14वें ओवर में पहली बार आते हैं, जो आखिरी के 6-7 ओवर्स होते हैं T20 में, वहाँ पे आपके बेस्ट बॉलर्स बॉलिंग करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको रन्स पड़ते हैं। इन्होंने 14वां ओवर लिविंगस्टन को दे दिया और लिविंगस्टन को देना वॉज अ डबल एज शॉट क्योंकि लिविंगस्टन यहाँ पे रन्स के जा सकते थे, लेकिन पाटीदार ने डरे नहीं, पाटीदार उन्होंने ओवर दिया लिविंगस्टन को और लिविंगस्टन ने अच्छा काम करके दिखाया भी ऐसे में। तो आई थिंक पाटीदार की तारीफ जितनी करें कम है। और ऐसे में इवन फील्ड प्लेसमेंट जो वो कर रहे थे तो इट वॉज ब्रिलियंट और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दिए। बहुत वो नहीं था कि चुपचाप खड़े रहेंगे, माना कि काम नेचर मेरा है लेकिन मैं तभी भी इन्वॉल्व रहा। ये बहुत बड़ी बात पाटीदार की रहेगी। जितनी तारीफ करे कम है, मेरे पसंदीदा प्लेयर है एंड आई सी हिम प्लेइंग फॉर इंडिया इन दिस ईयर, क्योंकि खेलना चाहिए इनको। इससे अच्छा प्लेयर कहाँ से लाओगे आप? इतने अच्छे स्पिन को बैश करते हैं, शिवम दुबे से बेटर स्पिन को बैश करते हैं ये। तो आई थिंक ऐसे में ये चीज़ अलग है इनकी। जितेश शर्मा की कीपिंग पे आएंगे। जितेश शर्मा ने आप पिक्चर देख सकते हैं, जितेश शर्मा ने जिस तरीके से आज बॉलें रोकी है, पहले ही कैच जो पकड़ा उन्होंने डिकॉक का, एक्सेप्शनल। उसके बाद एक उन्होंने वाइड रोकी रशीद सलाम डार की बॉल पे, रशीद सलाम डार की बॉल थे जिसपे नारायण ने एच किया पीछे और चौका निकल जाता है, लेकिन जितेश शर्मा ने उसको रोका। उसके बाद बाउंसर जो कृणाल पांड्या की रोकी है, वो बाउंसर वाइड चौका था लेकिन उन्होंने उसको भी कितना अच्छे से जंप करके रोका, जैसे कि एक पेसर की बॉल रोक रहे हैं। तो उतना कम टाइम में भी उन्होंने उतना अच्छा काम किया जितेश शर्मा, हेड्स ऑफ। और उसके बाद एक और बॉल सूर्य शर्मा की भी थी, लेग स्टंप के बाहर फटाफट से पहुंच गए बाहर, अपने दोनों पैड से बॉल को रोका। तो रितेश शर्मा इज़ अ मच इम्प्रूव प्लेयर मुझे लग रहा है और इस सीज़न में आई थिंक ये बहुत कुछ करने के इरादे से आए हैं और करेंगे भी। जो इन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि इस IPL को हमको कोहली साहब के लिए खेलना है और कोहली साहब को हमको जिताना है, तो एक आई थिंक बहुत बड़ी कहानी है। उसके बाद रसिक दार जो है, उनकी एनर्जी जो मुझे फील्ड पे दिखाई दी है, पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी दिखाई दी है, पॉजिटिव दिखाई दी है और ये था कि कुछ करने के इरादे से आए थे, हंगरी दिखाई दी है बहुत ज़्यादा और उस काम को किया। कुछ स्लोअर बॉल्स फेंकी उन्होंने, अगर आपने देखा हो पिच पे बीच फंसा के बहुत बॉल्स फेंकी उन्होंने। आई थिंक ऐसे में ही इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर डेथ बॉलिंग। अब देखना बस ये कि भुवनेश्वर कुमार जब आते हैं तो बाहर कौन जाते हैं, कि दयाल जाते हैं बाहर, कि ये रसिक सलाम जाते हैं, वही क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद कृणाल पांड्या की बात करेंगे, ये रहेंगे स्टार ऑफ द डे, ये रहे पिछले प्लेयर ऑफ मैच भी। सबसे बड़ी बात इनकी क्या है, इन्होंने ये रूम नहीं देते, ये बहुत क्लेवर बॉलिंग करते हैं, मिक्स करते हैं अपने पेस को। तो उसी बात बीच बीच में ना आपको एकदम से वो डॉट बॉल फेंक के चले जाते हैं। तो होता है ना कि बैट्समैन सोचता है कि यहाँ आएगी तो मारूंगा, पर ये चुपचाप से डॉट बॉल फेंक के चले जाते हैं। अगर आपने इनकी और बॉल्स देखी हो तो वाइड यॉर्कर्स अभी करते हैं कभी कभी, आउट ऑफ नो वेयर एकदम से जो वाइट लाइन होती है वाइड की, उसकी यहाँ पे अंदर बॉल फेंक के चले जाते हैं। उसके बाद बाउंसर भी कभी कभी करते हैं बीच में। तो ऐसे में आई थिंक जिस तरीके से रूम नहीं देते हैं, आज भी इन्होंने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करने की बहुत कोशिश की है और इसलिए रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर को इन्होंने ऐसे ही तो आउट किया है। तो ये बहुत बड़ी कहानी कृणाल पांड्या की रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस टीम में, क्योंकि बैटिंग से भी रोल है, बॉलिंग से भी सीनियर प्लेयर है, अब काफ़ी खेल चुके हैं, बड़ौदा के लिए कैप्टनसी भी करते हैं, रणजी में, स्मैट में। तो आई थिंक ऐसे में इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए RCB के लिए। तो हेड्स ऑफ कृणाल पांड्या, यू डिड योर वर्क। 4 ओवर में दिए सिर्फ 29 रन और लिए 3 क्रूशल विकेट्स, तो अच्छा काम किया। RCB के ऊपर आते हैं, उनके बैटिंग के ऊपर। तो पहली बात तो ये था कि जब इस बैटिंग में इस चेस को करने आए 175 रन को, 2-3 चीज़ क्लियर थी RCB के मन में। पहली बात तो ये कि उन्होंने विकेट को परखा था और ऐसे में वो समझ गए थे कि पावर प्ले में हमको बहुत तेज़ जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो बेस्ट पॉसिबल चांस है 6 ओवर्स का, जहाँ पे आप जितना मैक्सिमाइज कर पाएंगे उतने आपको बाद में कम रन बनाने पड़ेंगे। ये तो बेसिक बात होगी, लेकिन बाद में क्या होता है कि आपको विकेट यहाँ पे स्लो होता जाता। तो ऐसे में जब स्पिनर्स प्ले में आते तो वो जो आप शुरुआत में अपने बैंक पर रन रख दे रहे ना कि 6 ओवर में आपने आज यहाँ पे 79 रन बनाए, तो उसी की मदद से आप ना जब आगे जाते हैं तो आपको उतने रन कम बनाने पड़ रहे हैं। दूसरी बात, स्पिनर्स ने यहाँ पे बॉल को रोका है आके। अब चक्रवर्ती को देखें, चक्रवर्ती की बॉल थोड़ी सी फंस के परेशान करती, लेकिन उनको स्ट्राइक किया, उनकी थोड़ी सी अपनी कुछ गलतियां भी है जिसपे हम आएंगे। उस दूसरी बात, नारायण ने अच्छी बॉलिंग की है,
नारायण की बॉल भी रुक के फंस के आ रही थी। तो ऐसे में आई थिंक अच्छा काम ये किया कि इन्होंने पावर प्ले में धो दिया केकेआर को और वहाँ पे बहुत हद तक मैच को अपना बना लिया। दूसरी बात ये ना, इनको दिखा टारगेट कि हमको 100 रन ही और चाहिए पावर प्ले के बाद में, तो 100 रन बनाना 14 ओवर्स में वॉजंट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और इनके पास पूरी बैटिंग लाइनअप बाकी थी अभी। और जब कोहली खड़े होते हैं तो चेस हमेशा पॉसिबल होते हैं, चेस पगलू कह सकते हैं इनको हम, और आप ये देख सकते हैं। तो ये जो चेस पगलू ये है, ये इसीलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से रीड करते हैं गेम को, और इसी रीडिंग की वजह से आई थिंक जो इन्होंने शुरुआत से आगे तोड़ा है वो बहुत अलग कहानी है। उसके बाद ईजीएस्ट टाइम टू बैट भी होता है ऐसे पिचेस पे। जब आप बात करते हैं स्टिकी पिचेस पे, तो न्यू बॉल जो होती है वो स्किड करके आती है। तो एक तो पिच जो होता है उसका नेचर ऐसे पिचेस पे होता है कि बॉल थोड़ी सी रुक के आती है। तो जब न्यू बॉल होती है तो वो स्किड करती है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है उस गैप को, क्योंकि अगर विकेट स्लो है और बॉल भी स्लो है तो बॉल और स्लो होके आएगी, है ना। मतलब बॉल स्लो से मतलब है बॉल ओल्ड है और विकेट स्लो है तो बॉल रुक के आती है और ज़्यादा। लेकिन अगर बॉल न्यू है, विकेट स्लो है, तो बॉल स्किड करती है, क्योंकि न्यू बॉल हमेशा चिकनी होती है, स्किड करती है। तो ऐसे में आई थिंक ये जो टाइम होता है बेस्ट पॉसिबल टाइम टू बैट होता है, और उसका उन्होंने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है। तो हेड्स ऑफ, अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद आरसीबी को एक चीज़ और करनी थी कि इनको स्पिन टैकल करनी थी। पावर प्ले में अच्छे से मारते, स्पिन को टैकल करते, और एक चैलेंज हर्षित राणा को शायद आता है यहाँ पे, और कि वो अपनी कटर्स को लेके आते, क्योंकि कटर्स को न्यूट्रलाइज करने का काम इनका और बनता, लेकिन राणा को लेट इंट्रोड्यूस भी किया। दूसरी बात, जब तक मैच ये ऑलमोस्ट अपने तक बना चुके थे, पावर प्ले में धो चुके थे सबको, तो वो भी है। और दूसरी बात, कोहली को एंड तक खड़ा रहना ही था इस मैच को जीतने के लिए, वो भी इन्होंने किया। तो जो प्लान्स बनाए गया है आई थिंक प्रीटी मच इन प्लेस दिखाई दिए, और उसको एग्जीक्यूट भी किया, वो बड़ी बात है। उसके बाद अगर हम आते हैं एक बार आरसीबी का स्कोर कार्ड देखते हैं, ज़्यादा बैटर्स ने बैटिंग नहीं की, लेकिन सॉल्ट ने बनाए 56 रन 31 बॉल्स पे, 9 चौके 2 छक्के, 180 का स्ट्राइक इनका है। विराट कोहली 59 रन 36 बॉल्स, 4 चौके 3 छक्के, 164 का स्ट्राइक इनका है। 10 पे 10 बनाए पटिकल ने, रजत पाटीदार ने बनाए 34 बिलियन 16 बॉल्स पे, 212 का स्ट्राइक रेट है इनका, अलग कहानी है। 5 से 15 लिविंगस्टन, 300 रन 300 का स्ट्राइक रेट इनका भी आया है। बॉलिंग की बात करें, सूर्य नारायण अच्छे रहे, किफायती रहे, 4 ओवर दिए, 27 रन दिया, 1 विकेट। राणा 4th नंबर के बॉलर रहे हैं, कैसे 3 ओवर्स में 32 रन, 1 विकेट नहीं ले पाए। चक्रवर्ती रहे महंगे, 43 रन दिए, 4 ओवर्स में 1 विकेट लिया। स्पेंसर जॉनसन बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस, 31 रन दिए 22.2 ओवर्स में, और 3 ओवर्स दिए 42 रन। वैभव अरोड़ा ने 1 विकेट उन्होंने लिया। तो ये जो पूरी कहानी इनकी बन रही है, अगर हम देखें तो पहली बात तो ये है कि सॉल्ट का इंटेंट बहुत बढ़िया है। अगर आप सॉल्ट का इंटेंट देखें तो पहली बॉल से मारना जानते हैं। तो यहाँ पे आरसीबी थोड़ा सा ट्रिक मिस कर रही थी पिछले कुछ सालों में फाफ डू प्लेसी के साथ में, एंड हमेशा मुझे लगा है कि फाफ डू प्लेसी वॉजंट अ वेरी गुड पिक। आरसीबी के लिए कैप्टनसी भी उनको दे दी, ड्रॉप आप उनको नहीं कर सकते थे। यू हैड विल जैक्स इन योर स्क्वाड, नहीं खिला पाते थे उनको क्योंकि आपको फाफ डू प्लेसी को खिलाना होता था। तो आई थिंक सॉल्ट जो है आपको अच्छा काम करके देंगे। दूसरी बात ये भी है कि जब मैंने लाइव किया था, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वरुण चक्रवर्ती आएंगे, इनको आउट करेंगे। तो ऐसे में आई थिंक वो जो चीज़ थी वो पूरी हो गई। तो आप उसके लिए थोड़ी सी तारीफ अगर मेरी कर देंगे कमेंट्स में, मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर हम देखें तो ये होना ही था, क्योंकि बाहर बॉल फेंकी वरुण चक्रवर्ती ने, उनको आउट किया, और अब वही है ना कि उन्होंने अपना काम कर भी दिया था। दूसरी बात, इंग्लिश बैटर्स थोड़े से स्पिन के आगे फंसते हैं, पर उन्होंने ठीक काम किया, चक्रवर्ती को अच्छे से मारा पहले ही ओवर में। अब कोहली साहब पे आता है। विराट कोहली की जितनी तारीफ करें कम है, फेवरेट प्लेयर मेरे भी हैं, दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोगों के हैं। अब बात यह है कि इनका स्पिन प्ले देखिए आप, इनको बहुत लोग रेट कर दे कि स्पिन के अगेंस्ट इनका प्ले खराब हो गया है, नहीं खेल पाते हैं। इस वजह सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता है इनकी क्या है कि ये हाथ से रीड कर रहे थे बॉल को। ये बहुत टाइम से हाथ से रीड करना बॉल को छोड़ चुके हैं, पर इस मैच में इन्होंने हाथ से रीड किया। और अगर आपको याद हो 45 रन पे खड़े थे और वहाँ पे चक्रवर्ती ने इनको बॉलिंग की और इन्होंने हाथ से रीड करके छक्का मार दिया। और उस पर उन्होंने बताया कि देखो भाई, मैं यहाँ पे आई एम हियर टू स्टे, और 50 भी हुए उनके, और बताना चाहते थे कि मैंने बॉल को रीड किया है, क्योंकि चक्रवर्ती की वो बॉल को रीड करना आसान नहीं है। उसको रीड भी किया, समझा कि बॉल अंदर आ रही है, उसको उठा के छक्का मारा। तो बहुत बड़ी कहानी है। तो आई थिंक ये मज़ेदार एक चीज़ हुई। और एक और चीज़ ये भी है ना कि हाथ से रीड करने के बावजूद उसको एग्जीक्यूट करना बड़ी चीज़ होती है। साथ ही में स्पिन प्ले इनका इंप्रूव इसलिए भी हुआ है क्योंकि बैट पैड साथ में आ रहा है। एक और चीज़ ये भी है कि स्लॉग स्वीप की रेंज इनके पास में है। अगर हम पिछले आईपीएल की बात करते हैं, इनके पास स्लॉग स्वीप इन्होंने डेवलप किया, प्रैक्टिस किया, उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया, हर मैच में उठा के मिड विकेट पे स्लॉग स्वीप्स मारे। अब इस बार इन्होंने थोड़ी सी चीज़ क्या चेंज की है जो कि मुझे समझ में आई है, इन्होंने स्लॉग स्वीप्स में अपनी रेंज डेवलप कर रही है। अब ये यहाँ से लॉन्ग ऑन से लेके, मेरे हिसाब से लॉन्ग ऑन से लेकर स्क्वायर लेग तक ये पूरे रेंज में स्लॉग स्वीप मार सकते हैं। तो स्क्वायर लेग तक भी अगर ये मार पा रहे हैं तो ये दिखाता है कि इन्होंने एक नया लेवल अनलॉक किया है। इस मैच में इन्होंने स्वीप शॉट्स मारे हैं, तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है विराट कोहली के हिसाब से, आरसीबी के हिसाब से, इवन इंडिया के हिसाब से भी, क्योंकि इंडिया में जब वो टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी। अब आरसीबी की अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच इनकी बहुत क्लियर थी कि यहाँ पे अब होगा पैट बॉल। अब पैट बॉल से मतलब मेरा यही है कि यहाँ पे ये सब मारेंगे, आके 8 नंबर तक बैटिंग खिलाएंगे और शुरुआत से मारेंगे। तो विराट कोहली, अब आपको मुझे लगा था कि शायद अगर नंबर 7 तक बैटिंग खिलाते हैं आरसीबी तो विराट कोहली को शीट एंकर का रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन अगर नंबर 8 तक बैटिंग रहती है तो विराट कोहली भाई आप भी मारिए, सब मारो, 8 तक बैटिंग रखो, मारो।
और ऐसे में आई थिंक ये टीम जीत सकती है क्योंकि इनके पास बॉलिंग भी जैसी है, प्रोग्रेस अच्छी है इनके पास बॉलिंग की, न्यू बॉल से स्पिन ने भी अच्छा काम अभी तक किया है, लिविंगस्टन का अच्छा इंक्लूजन की टीम में है। तो आई थिंक ऐसे में टीम बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर देम इस सीज़न। मैं चाहता हूँ कि जीतें, अब सूखा खत्म करें इस चीज़ का। अब बात करें पाटीदार की। अब पाटीदार रजत पाटीदार की जितनी बात करें, ना चाहिए बीच ना चाहिए पहाड़, हमको चाहिए बस पाटीदार के बल्ले की दहाड़। वो एक कहानी अंदर से निकली। और पाटीदार की अगर आप बैटिंग देखें, बहुत ही, एक तो इतना स्टिल हेड इनका भी रहता है, इनका बैट फ्लो देखिए, इतना इतना प्यार से मारते हैं कि बुरा ना लग जाए बॉलर को, बुरा ना लग जाए बॉल को कि क्यों मारा। तो ये जो इनकी इनकी कहानी है, अगर आप देखें स्टिल हेड खड़े होते हैं, स्पिन को मारते हैं, वही सेम तरीके से पेस को मारते हैं, सेम तरीके से फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन के आते हैं, कोई एस्थेटिक पे ध्यान नहीं, एकदम अपना शॉट शॉट पे ध्यान, एकदम मज़ा आता है देख के। दूसरी बात, कैप्टनसी जो इनकी है वो आई थिंक इनको हेल्प करती है। स्मैट में एमपी से खेले, लगातार रन्स बनाए, नीचे भी आए, लगातार रन्स बनाए, और साथ ही में इन्होंने वहाँ पे, अगर आपको याद हो, इन्होंने फाइनल तक भी लेके गए टीम को, फाइनल में भी इनके रन्स थे। तो ऐसे में आई थिंक कैप्टनसी जो है वो इनके अंदर का एक अलग पोटेंशियल को अनलॉक कर रही है, और ऐसे में आई थिंक पाटीदार यहाँ पे कुछ बड़ा करेंगे। तो वो एक चीज़ है। उसके बाद प्लान्स जो थे इनके आरसीबी के स्पॉट ऑन थे, बैटिंग लाइनअप बढ़िया था, और आई थिंक जो कुछ प्लानिंग करके आते हैं ना ये हमेशा, जैसे एंडी फ्लावर इस बार जो इनके पास में है, मो बोबर्ट भी इनके साथ में है कुछ टाइम से। तो इसमें आई थिंक एंडी फ्लावर का रोल भी बहुत रहेगा इस पूरे लाइनअप में, और ओमकार साल्वी जो इनसे जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक सभी का रोल रहेगा। और ऐसे में जिस तरीके से इन्होंने अपने 11 को भी बनाया है, अपने स्क्वाड को बनाया है, तो ये बहुत बड़े नामों पर नहीं गए दुनिया में, लेकिन आई थिंक ये सबसे निकालने के लिए एक ओवरऑल टीम को क्या जरूरत है उसके हिसाब से इन्होंने टीम को बनाया है। तो आई थिंक हेड्स ऑफ, इनको अच्छा काम किया। अब आने वाले मैचेस में इसमें एक चीज़ देखना चाहता हूँ, एक वीक लिंक है देवदत्त पडिक्कल का। देवदत्त पडिक्कल इस टीम में नहीं डिजर्व करते हैं मेरे हिसाब से जगह, उनको नहीं होना चाहिए। या तो ले आए स्वास्तिक चिकारा को, या तो ले आए आप मनोज भंडगी को, दोनों ही इंडियंस हैं, आपको बहुत चेंज नहीं करना पड़ेगा, और आई थिंक इनसे बेटर काम आपको करके देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर हम आए केकेआर की बॉलिंग पे, तो वरुण चक्रवर्ती की जो बॉलिंग थी, वरुण चक्रवर्ती अच्छे बॉलर हैं बहुत ज़्यादा, एक मैच से अभी नहीं कहेंगे कि अच्छे बॉलर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस मैच में थोड़ी सी गलतियाँ की। एक तो बहुत तेज़ बॉलिंग की उन्होंने यहाँ पे, बहुत ही तेज़। दूसरी बात, बहुत फुल दिखाई दी, सॉल्ट के आगे भी उन्होंने जो बॉलिंग की, मन में शुरुआत में ना अंडर प्रेशर होते हैं मुझे लगता है चक्रवर्ती, जब भी पहला ओवर फेंकने आते हैं आईपीएल में कह लो, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कह लो, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ उनकी दिखाई दी है कि ये थोड़े से ना शुरुआत में अंडर प्रेशर आते हैं। और इन्होंने अपने इवन इंटरव्यू में एक चीज़ कही थी कि मैं अंडर प्रेशर रहता हूँ बहुत मैचेस में। तो ऐसे में जो अंडर प्रेशर रहने की बात है ना, वहाँ पे गलतियाँ कर सकते हैं, तो इन्होंने आज गलती की, 4 चौके खाए, बाउंड्रीज खाई सॉल्ट से पहली ओवर में आके, तो वहाँ पे आई थिंक मैच को लूज़ किया बहुत हद तक केकेआर ने। उसके बाद एक स्पिनर और आगे चाहिए इनको, केकेआर को मुझे लगता है ऐसा। और राणा की बात करें, अच्छी बॉलिंग उन्होंने भी की, लेकिन न्यू बॉल क्यों नहीं मिली उनको। हर्षित राणा ने आपके लिए पिछले साल पूरा काम किया अच्छे से। दूसरी बात ये भी है, स्पेंसर जॉनसन स्टार्क नहीं है, स्टार्क इज़ अ वेरी गुड न्यू बॉल बॉलर, और स्पेंसर जॉनसन इज़ अ वेरी गुड डेथ बॉलर। तो ऐसे में आपको राणा को न्यू बॉल देनी चाहिए अरोड़ा के साथ में। आपने वो ट्रिक मिस कर दी, वंचित बॉलर स्पेंसर जॉनसन आ जाते, लेकिन नहीं आए। उसके बाद रिंकू सिंह की बात करें, रिंकू सिंह की फील्डिंग खराब थी इस मैच में, फील्डिंग से थोड़ा सा मैच को लूज़ करवाने में हेल्प की उन्होंने, और आई थिंक ऐसे में बेटर कर सकते थे पर नहीं किया। तो रिंकू सिंह को काम करना पड़ेगा। ये आउटफील्ड बहुत तेज़ थी, फील्डिंग करना आसान नहीं थी, लेकिन रिंकू सिंह कुछ चीज़ों को पकड़ सकते थे तो उन्होंने नहीं पकड़ा। देखते हैं मैच में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। पहली बात तो यह है कि 400वां मैच था ये विराट कोहली का टी20 के टर्म्स में। 400 मैचेस खेलना कितनी बड़ी बात होती है, तो ये प्लेयर बिल्कुल रिस्पेक्ट है कम है। दूसरी बात ये भी है कि 400 मैचेस के साथ इन्होंने 1000 रन पूरे किए अगेंस्ट केकेआर, इसी मैच में पूरे किए 400 मैच में। ये भी एक बड़ी कहानी है, एक टीम के अगेंस्ट 1000 रन बनाना कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। और साथ ही में अगर हम और देखें, पार्टनरशिप जो रही है इनकी फिल शॉर्ट के साथ में पहले ही विकेट के लिए 51 बॉल से 95 रन की पार्टनरशिप रही है, तो यहाँ से ही मैच पूरा बना दिया इन दोनों ने मिलकर, तो वो एक बड़ी कहानी थी। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप इस शॉट को देखें, अगर आप ये जो स्क्रीन पे आपकी पिक्चर है, ये शॉट्स स्पेंसर जॉनसन को इन्होंने 2 बॉल पे 2 शॉट्स मारे ऑलमोस्ट सेम। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं ना कि बंदे की क्लास क्या है। इतने अच्छे से अपने पैर को थोड़ा सा खोला और थोड़ा सा अक्रॉस आया, और उसके बाद सीधा सा शॉट, ऐसे इतना प्यारा शॉट, इतना मज़ा आया देख के, एकदम मज़ा आ गया देख के। तो वो हाईलाइट थी मेरे हिसाब से दिन की। उसके बाद अगर हम और देखें तो इस तरीके से फिर जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं तो आपके फैंस भी ऐसे होते हैं, तो ये भी आशीर्वाद भी लिया लोगों ने आके उनका। और वो जो विराट कोहली ने भी उनको इतने अच्छे से गले लगाया, तो आई थिंक बहुत से फैंस हैं जो कि वो चाहते हैं, शायद हम सबके दिल में वो बच्चा है जो कि कोहली से ऐसे गले मिलना चाहता है। उसके बाद यही है कि बाकी आज भी और भी मैचेस हैं, ये वीडियो मैं आपके लिए लेट लेके आया हूँ, लेकिन हम और मैचेस हैं उसके बारे में बात करेंगे मिलके। बाकी आज के 2 मैचेस हैं, हैदराबाद और राजस्थान, जो कि 3-3:30 बजे मैच रहेगा। उसमें प्रेडिक्शन मेरी यही है कि हैदराबाद मुझे लगता है जीतना चाहिए वो मैच, हैदराबाद में वो मैच है। और फिर रात के मैच की बात करें, एमआई वर्सेस चेन्नई, मेरी फेवरेट टीम एमआई है, लेकिन बात क्या है कि एमआई को मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन बुमराह और स्काई नहीं है, बुमराह और हार्दिक पांड्या नहीं है, तो स्काई कैप्टनसी करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में आई थिंक मैच बहुत फंसेगा चेन्नई में, उतने अच्छे से बैट पे बॉल नहीं आएगी और स्पिन से चोक करना चाहेगी सीएसके।
तो इस तरह से सीएसके को थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस है कि जीते मैच को, लेकिन मेरा दिल कह रहा है मेरी टीम जीते, एमआई जीते, तो इसलिए मैं एमआई को ही कहूँगा। बाकी मिलते हैं वीडियो के मैचेस के बाद में, वीडियो में फिर से मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग आ पाएँ तो साथ में जुड़ पाएँ तो अच्छा लगेगा मुझे, और प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।